नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जैसे कि निबंध। ये जो निबंध है ये मुख्यतः सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में इसका एक पृथक पेपर ही होता है, चाहे वह फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। तो उन्हीं एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो भी उस एग्ज़ाम्स के बच्चे तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे साइड में लिखा हुआ है निशांत जैन आईएएस टॉपर 2014। दोस्तों, ये जो निशांत जैन है इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी वीडियो देखा होगा। तो ये जो है 2014 आईएएस बैच के हैं और इन्होंने उस समय हिंदी माध्यम से 13वीं रैंक लाई थी, है ना। कितनी लाई थी? हिंदी माध्यम से तो प्रथम रैंक थी, लेकिन ओवरऑल 13th रैंक थी, 13वीं रैंक थी। तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह निबंध है, जो कि मुझे एक बुक दृष्टि की है उसमें ये मिला है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों को बताऊं। दोस्तों, यह निबंध आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको सही में ये फील होगा कि एक निबंध को पढ़ने के बाद आप सभी प्रकार के निबंध लिख सकते हैं। इसमें से आपको एक लिखने की टेक्निक मिल जाएगी कि कैसे निबंध लिखा जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं इसमें बताता हूँ। स्क्रीनशॉट इसका आप ले लीजिए, क्योंकि फिर इसको आप बाद में पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है, और इसी आधार पे अपनी समझ को बनाते हुए और भी जो निबंध होंगे उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसमें आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने बता रखा है, समझाता हूँ। उसके बाद उसी तरह आप भी अपने सोच को विकसित करिएगा और लिखिएगा। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला पेज है। फिर उसके बाद ये दूसरा पेज है, ये शायद आप एक बार में उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे, तो आधे पेज का ले लीजिए। फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको, है ना, जूम कर देता हूँ। हाँ, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, अब इसका नीचे का आधे का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। लगभग ले लिए होंगे आप, 3 बार में ले लीजिए तो आपको कुछ छूटेगा नहीं। हाँ, ठीक, ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। फिर मैं बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए उन्होंने कितना बढ़िया इसको लिख रखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। पहली बात तो इसको देख लीजिए किस पे है। यह जो इसका टॉपिक है, ये निबंध का टॉपिक है, ये आईएएस में शायद आया हुआ है या जो भी है उसी पे इन्होंने लिखा हुआ है। आईएएस के पेपर में आया हुआ निबंध के उसमें पेपर में। तो चलिए देखते हैं। एक साथ आधुनिकता और रूढ़िवादिता की ओर बढ़ रहा भारतीय समाज, ये इसका टॉपिक, जिससे आप समझ गए होंगे कि मतलब जो आज हमारा वर्तमान का भारतीय समाज है ये आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है, जो नई नई चीज़ें उनको भी अडॉप्ट कर रहा है, और जो हमारी परंपरा है रूढ़िवादिता उनको भी साथ लेके चल रहा है। तो उस पर ये निबंध है, तो जिसमें उन्होंने इसको लिख रखा है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो निबंध की शुरुआत की है वो किससे की है, एक श्लोक से उन्होंने की है ना। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने मतलब स्टार्ट करने का ये एक तरीका है निबंध को, ठीक है ना। तो इसी तरह आप भी इसका किसी भी निबंध को लिखते समझते स्टार्टिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं श्लोक ही हो, कोई भी ऐसे किसी भी कोई उक्ति हो, किसी महान व्यक्ति की उक्ति हो, या किसी के द्वारा कहा गया कोई कथन हो, उसके द्वारा भी आप अपने निबंध से रिलेट करते हो उसको, उससे स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, या किसी कविता से कर सकते हैं ना, जैसे भी है। उनका देखिए, सबसे पहले उनका देखते हैं उन्होंने कैसे किया। उन्होंने लिखा है, आह नो भद्राय क्रतुओ यंत्र विस्तय, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, विश्व की सभी दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे मस्तिष्क में आए। बताइए कितने अच्छे, है ना। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा है, पैराग्राफ चेंज करते हुए उन्होंने लिखा, ऋग्वेद का यह सूत्रवाक भारतीय समाज की ग्रहणशीलता, गतिमानता, प्रगतिशीलता और सतत विकास की क्षमता की ओर संकेत करता है। पारंपरिक तत्वों को अत्यधिक महत्व देने वाला भारतीय समाज केवल अपनी लीक पर रहकर स्थिर होने के स्थान पर दूसरी संस्कृतियों से सीखते हुए निरंतर विकास में विश्वास रखता है। मतलब इन्होंने अपने परंपरागत चीज़ को इन्होंने बताया है, ऋग्वेद है ना, जैसे उसमें लिखा है ना कि भारतीय समाज हमारा वर्तमान का दोनों लेके चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने ऋग्वेद से शुरुआत की, और कहाँ से शुरुआत की, आपका जो है इतिहास से इन्होंने इसकी स्टार्टिंग की। तो चलिए आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। फिर आगे क्या लिखते हैं, गांधी जी ने एक बार कहा था कि अपने घर की खिड़की दरवाजे कसकर बंद मत रखो,
उन्हें उतना स्थान दो कि उनसे ताज़ी हवा आ सके। यहाँ गांधी का अभिप्राय दरअसल परंपरा और आधुनिकता में समन्वय स्थापित करने का था। गांधी चाहते थे, यहाँ देखिए ऊपर आ जाइए, गांधी चाहते थे कि हम अपने पारंपरिक मूल्यों, प्रथाओं और विश्वासों के महत्व को तो समझें ही, पर साथ ही अपने मन के दरवाजे बाहर से आने वाले नवीन ज्ञान के लिए खोल कर रखें। देख कितना बढ़िया उन्होंने निबंध लिखा है ना। उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया। पहले तो उन्होंने बताया अपने परंपरागत समाज के बारे में, फिर उन्होंने गांधी जी का कथन देते हुए उन्होंने मिक्स कर दिया कि ऐसा ऐसे उन्होंने लिखा। फिर आगे देखते हैं, फिर उन्होंने पैराग्राफ चेंज किया, फिर लिखे 19वीं सदी में हुए भारतीय नवजागरण पर दृष्टिपात करें तो वह वस्तुतः दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह परंपरा के साथ आधुनिकता के समन्वय का ही परिणाम था कि भारतीय समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजते हुए भी अपनी सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात कर रहा था। देखिए इन्होंने मिक्स कर दिया है ना। इन्होंने बता दिया कि हमने जो पुरानी चीज़ थी उसमें सुधार भी कर रहे हैं और नई चीज़ों को हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। फिर उन्होंने पैराग्राफ चेंज किया। फिर उन्होंने क्या लिखा, भारतीय समाज एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय एवं बहुधार्मिक समाज है। भारतीय समाज की संरचना को एक रेखीय स्तर पर समझना संभव नहीं है। भारतीय समाज की जटिल संरचना के कारण इसके विविध पक्षों को समझना आवश्यक है। भारतीय समाज एक विशिष्ट और अनूठा समाज है जो स्वयं में अनेक संस्कृतियों, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, जीवन शैलियों को समेटे हुए है। भारतीय समाज एक ओर जहां अपने पुरातन रूढ़ियों की बेड़ियों में जकड़ा है, वहीं दूसरी ओर यह आधुनिक विकास के साथ कदम ताल करने को आतुर है। जीवन के हर क्षेत्र में भारतीय समाज की यह प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। भारतीय समाज वस्तुतः एक साथ रूढ़िवादिता और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। जो टॉपिक था उसको लास्ट में इन्होंने बता दिया इसको समझाते हुए। तो देखिए पहले बात में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपने परंपरा के बताया है ना, इन्होंने बता दिया कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में बताया। फिर उसके बाद उन्होंने समाज को ले लिया, भारतीय समाज। दूसरा टॉपिक इन्होंने क्या उठाया, समाज। पहला पहलू वो था, पहला भाग ये था। दूसरा इन्होंने समाज को छुआ, समाज के बारे में बताया कैसे दोनों हमारा समाज दोनों चीज़ों को लेके चल रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने चेंज किया। फिर उन्होंने व्यक्तिक और पारिवारिक स्तर पर देखें तो एक और भारतीय समाज पश्चिम से प्रेरित होकर भौतिकता की चकाचौंध के पीछे भाग रहा है, तो दूसरी ओर अपने पुरातन आध्यात्मिक परंपराओं का भी बखूबी, देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, का भी बखूबी निर्वाह कर रहा है। यदि समाज में यह द्वंद्व बना हुआ है कि वह योग को अधिक महत्व दे अथवा भोग को, पर भारतीय समाज आश्चर्यजनक रूप से दोनों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने यहाँ पर लिख रखा है। तो इन्होंने समाज के बारे में बता दिया कैसे हमारा समाज दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ उन्होंने चेंज किया। फिर क्या लिखा, यहाँ एक और पारंपरिक रूढ़िवादी संयुक्त परिवार पहले की तरह फल फूल रहे हैं, तो दूसरी ओर तेजी से एकल नाभिकी परिवार महानगरीय जीवन में शामिल होते जा रहे हैं। देखिए इन्होंने दोनों चीज़ बता दिया, ज्वाइंट फैमिली बता दिया और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बता दिया। फिर यहाँ पर बताया उन्होंने सामाजिक स्तर में देखो तो भारतीय समाज यहाँ भी रूढ़िवादिता और आधुनिक दोनों की ओर बढ़ रहा है। समाज में एक और महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रही हैं, वहीं देश में शिशु लिंगानुपात हर जनगणना में घटता जा रहा है। एक और सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है, तो दूसरी ओर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों और यौन अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी भी हुई है। बेटियां एक और नाम कमाकर माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं, तो दूसरी ओर कन्या भ्रूण हत्या के मामले दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहे हैं। ऐसा अंतर्विरोध भारतीय समाज की एक विभेदक विशेषता ही है। फिर यहाँ पे उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। देखिए उन्होंने कितना बढ़िया मिक्स किया है कि मतलब हम रूढ़िवादिता हमारे अंदर है, ये है ना, मतलब कन्या भ्रूण हत्या के मामले में, और दूसरी ओर कहाँ हमारे देश की बेटियाँ दूसरी ओर कितना आगे बढ़ रही हैं कि प्लेन तक उड़ा रही हैं ना। ऐसा उन्होंने मतलब मिक्स किया है, दोनों चीज़ बता रखा है। और यहाँ पर उन्होंने श्लोक लिखा है, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का मंत्र देने वाले देश में स्त्री का अस्तित्व न जन्म से पहले सुरक्षित और न जन्म के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर फिर उन्होंने लिखा है ना, इसको आप पढ़िएगा दोस्तों बहुत। तो यहाँ पर उन्होंने समाज के बारे में बताया कैसे स्त्रियों का क्या स्थान था पहले, अब क्या है ना, बताया। तो यहाँ पर समाज के बारे में बताया। अब इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको देखना है कि समझना है कि कैसे हमें कोई भी निबंध किसी भी टॉपिक पर लिखना है। हर पहलू को हमको छूना है। जो भी हमें क्वेश्चन आए जिसके बारे में हमें निबंध लिखना, उसको आपको पहले समझना है, फिर उसके हर पहलू को छूने की कोशिश करना है। जैसे देखिए उन्होंने समाज के बारे में बताया, भारतीय समाज कैसे है, कैसे दोनों को अपनाकर एक साथ चल रहा है। फिर यहाँ पर उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र को ले लिया।
ये चीज़ मैं आपको बताने वाला था। फिर उन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में इन्होंने बता रखा है, कैसे हमने सांस्कृतिक क्षेत्र में अपने पुरानी चीज़ों को भी लेके चले और नई चीज़ों को भी लेके चले, दोनों मिक्स करके, है ना। इसको आप पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा है। मैं बेवजह इसमें टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, आप लेके अपने से पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा समझ में। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने हर क्षेत्र को, जैसे सामाजिक क्षेत्र को लिया, यहाँ पर सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में ले लिया है, उसके बारे में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए जब ऊपर आएंगे, है ना, यहाँ पर पूरा इन्होंने बता दिया कि मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल फूड भारत की गली गली में उपलब्ध है। एक और भारतीय समाज जन्म, विवाह, अंत्येष्टि के अपने रूढ़िवादी संस्कारों को पूरी तरह निभा रहा है, वहीं पश्चिम के खुलापन और उन्मुक्तता के परिणामस्वरूप इन रिवाजों में परिवर्तन और फ्यूजन भी हो रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने सामाजिक बारे में बताया, सांस्कृतिक बारे में बताया। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर भी आ गए, मतलब उन्होंने सामाजिक बारे में बताया, उसके बारे में दोनों बताया, दोनों कैसे चल रहे हैं, फिर सांस्कृतिक स्तर पर बताया दोनों कैसे चल रहे हैं। अब धार्मिक पैराग्राफ चेंज किया और धार्मिक में भी बताया कि धार्मिक और दार्शनिक दोनों स्तर पर देखें तो दोनों को लेकर हमारा समाज, जैसे इसको पढ़ते हैं, धार्मिक और दार्शनिक स्तर पर देखें तो एक और भारतीय समाज आधुनिक अनिश्वरवाद, नास्तिकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति और प्रगतिशीलता की ओर आकृष्ट हो रहा है, तो दूसरी ओर ये अपने पारंपरिक दार्शनिक और धार्मिक मूल्यों जैसे ज्ञान, भक्ति, कर्म, निवृत्ति मार्ग, बहुदेववाद, अवतारवाद, पुनर्जन्म, आत्मा, बंधन और मोक्ष की अवधारणा, अहिंसा के सिद्धांत पर अभी भी आस्थावान है। देखिए दोनों को मिक्स करके धार्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक के बारे में बता दिया, धर्म और अध्यात्म के बारे में यहाँ पर बता दिया उन्होंने। फिर आर्थिक क्षेत्र, देखिए वो आ गया, आर्थिक क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताना चालू किया। आर्थिक क्षेत्र में भी अंतर्विरोध दृष्टिगोचर होता है। एक और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखते हुए हम धारणी और समावेशी विकास की बात करते हैं, दूसरा अधुनिक विकास के नाम पर खनन, पेड़ों का कटान, लाइसेंसों की बंदरमाट जारी है। मैंने उन्होंने कितना अच्छे से सामाजिक लिया, सांस्कृतिक लिया, धार्मिक लिया, है ना, अध्यात्म ले लिया, धर्म अध्यात्म ले लिया, दर्शन ले लिया। फिर यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र उन्होंने ले लिया, आर्थिक क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया पूरा। फिर यहाँ पर उन्होंने एक लाइन भी डाल दी, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आदम गोंडवी की ये पंक्तियाँ भारतीय समाज के अंतर्द्वंद और अंतर्विरोधों को समझने में सहायता करती है, ठीक है ना, इसको आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ भारतीय समाज के बारे में उन्होंने बताया कैसा है, संविधान का थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने उल्लेख कर दिया यहाँ पर, उसके बारे में बताया। फिर लास्ट में देखिए उन्होंने किसके बारे में बताया, फिर यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो भारतीय कला और संस्कृति, मतलब यहाँ पर कला और संस्कृति के बारे में उन्होंने बताया। कला और संस्कृति विकास स्वयं में रूढ़िवादिता और आधुनिकता को समन्वय का परिणाम है, ठीक है ना। इसको दोस्तों आप पढ़ेंगे ना तो इतना बढ़िया, इतना मज़ा आ जाएगा इस ऐसे को पढ़ के कि आपकी एक समझ विकसित होगी, और आप जितने भी निबंध लिखेंगे वो बहुत शानदार लिखेंगे, है ना। और आपकी समझ विकसित होने के बाद आप इससे भी अच्छा निबंध लिख सकते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए वहाँ पर फिर यहाँ पर लास्ट में उन्होंने क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर भी बता दिया कि विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कैसे दोनों को लेकर साथ चल रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्तर पर भारतीय समाज रूढ़िवादिता और आधुनिकता की ओर एक साथ बढ़ रहा है। एलोपैथी पद्धति ने जहाँ अब देश भर में अपना स्थान बना लिया है, वहीं आयुष और योग, आयुर्वेद, ध्यान, नेचुरल आयुष आपने देखा ही है ना। अभी MPPSC के प्री के क्वेश्चन में आया था 2022 में। तो यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बता दिया। फिर यहाँ पर उन्होंने बता दिया, है ना। देखिए फिर यहाँ पर रूढ़िवादिता और आधुनिकता के मध्य, यहाँ पर देखिए इसको पूरा पढ़ेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ये इस निबंध को जब मैं पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा ये निबंध लगा कि मैं सोचा कि ये अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करता हूँ। और इस निबंध को आप पढ़ेंगे ना, एक चाहें तो आप इसको, यदि इसमें स्क्रीनशॉट में वैसे हो, इस निबंध को पहले आप एक कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको बहुत मतलब एकाग्रचित्त होकर पढ़िएगा और अपनी समझ को विकसित करिएगा, तो आप निश्चित ही इससे भी अच्छा निबंध आप लिख पाएंगे जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी। तो दोस्तों यह एक टॉपिक था जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो निबंध है, इससे और भी निबंध, इसको पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद आप और भी निबंध लीजिए, टॉपिक लीजिए और उस पर लिखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों यदि यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।